नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज और सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल सुपौल टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। आज हमारे साथ सीधे लखनऊ से शाहिद हबीब साहब जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत का जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि इस ज़माने में और इस वक्त जो मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन का, उसके जो काम है वो क्या हिंदुस्तान में जिस तरीके से मीडिया का काम होना चाहिए उस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं या नहीं, इसमें क्या और बेहतरी पैदा करने की ज़रूरत है। तो सीधे हम आपको पहले बताएं कि हमारे साथ शाहिद हबीब साहब जुड़े हुए हैं। शाहिद हबीब साहब का तारुफ मैं आपको मुख्तसर अंदाज में करवा देता हूं ताकि आप जान लें कि शाहिद हबीब साहब कौन है। पहली बात तो यह है कि शाहिद हबीब साहब हमारे सुपौल के ही रहने वाले हैं। शाहिद हबीब साहब अदीब हैं, राइटर हैं, कलमकार हैं और हिंदुस्तान में उर्दू के जो बहुत मोतबर अखबारात हैं जैसे कि राष्ट्रीय सहारा उर्दू, इनकलाब, इसी तरीके से लखनऊ से बहुत ही मशहूर व मारूफ अखबार है आग, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिनमें उनका जो है कॉलम जो है निकलता है और वो लिखते हैं और अदबी दुनिया में बहुत ही कद्र की निगाह से देखे जाते हैं। और साथ ही साथ वो अफसाना निगार भी हैं, तजिया निगार भी हैं, बहुत बड़े नक्काद भी हैं और बहुत अच्छी सलाहियत के मालिक हैं। कहा जाए तो इल्म का एक समंदर है उनके पास। और हम आपको बता दें कि शाहिद हबीब साहब सीशर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नामी एक्सपोर्टिंग कंपनी के बानी भी हैं और उसी के वो CMD भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको सर कैसे हैं आप? जी दुआएं आपकी, मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। शुक्रिया सर। सर देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। सर आज के दौर में जहाँ मतलब कि जो डिजिटल दौर है, इस ज़माने में मीडिया की हिंदुस्तान में बात की जाए तो भरमार है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है और जिस पे ज़्यादातर लोग भरोसा करते हैं, आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त कहाँ खड़ा है और क्या वो अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सुपौल टाइम्स के तमाम ही नाजरीन को मेरा पुरखुलूस सलाम। और सुपौल टाइम्स जिस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो लेवल की रिपोर्टिंग कर रहा है और आप जिस मेहनत से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये बहुत ही लायक सताइश है और मैं चाहता हूँ कि सुपौल टाइम्स की जो रिपोर्टिंग लेवल है, इस रिपोर्टिंग लेवल को अगर नेशनल मीडिया भी अपनाने लगे तो हमें जो मीडिया से शिकायत है आमतौर से, वो सारी शिकायतें यूं ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मीडिया का काम, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मीडिया का काम आज़ादी से पहले एक मिशन के तौर पे मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए होता था, लेकिन आज़ादी के बाद मीडिया ने बिल्कुल पेशावराना जो जर्नलिज्म है, पेशावराना जो उसकी खुसूसियात है, उसको बालाताक रख करके सिर्फ मादी मनफात को अपना ज़रिया बना लिया, अपना मकसद और मतमह नज़र बना लिया। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कौमी तामीर के पस मंज़र में अगर हम देखते हैं, मीडिया का जायज़ा लेते हैं, तो ये हमें अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आती है कि मीडिया का काम इस वक्त बुनियादी तौर से जहन साजी और रुझान साजी का काम होना चाहिए था और कौमी तामीर में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, इस पर फोकस होना चाहिए था। अब जैसे कौम के जो बुनियादी सरोकार हैं, रोटी कपड़ा मकान, तालीम, बिजली, पानी, और कौम को पूरी दुनिया में एक शनाख्त दिलाने की बात जो होनी चाहिए थी, इसके लिए जो जहन साजी होनी चाहिए थी, जो रुझान साजी होनी चाहिए थी, जो हुकूमत से और जो इक़्तिदार पे बैठे लोग हैं उनसे जवाबदेही तलब करने की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी पे तो हम मीडिया को उतरता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया अभी अपने काम को अंजाम दे रहा है, इन दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या जिस राह पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसी राह पे प्रिंट मीडिया भी है? देखिए, एक राह पे तो हम नहीं कह सकते। इसकी एक मिसाल आप मैं दूं तो आपको शायद बात क्लियर हो जाए। ABP न्यूज़ का आपने नाम सुना है? ABP न्यूज़ आनंद बाजार पत्रिका का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जी।
इसका जो आनंद बाजार पत्रिका का जो प्रिंट वर्जन है, प्रिंट वर्जन और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दोनों की पॉलिसी देखिए, कितनी तब्दील आपको नजर आएगी। अच्छा जी जी, दोनों। तो प्रिंट मीडिया बहुत हद तक अपने इस जिम्मेदारी को अदा करता हुआ नजर आता है। उसकी वजह यह होती है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के और बाकी जो हमारे यहाँ इदारे हैं, उसने जो ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर रखे थे, उस पर उसके मुताबिक ये प्रिंट मीडिया अभी भी सरगर्म अमल कुछ हद तक नजर आता है। पिछले कुछ अरसों से देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसमें आग में घी डालने का काम ही अंजाम दिया है। उस आग को बुझाने में इन्होंने बहुत अपनी तसाहुली का मुजाहिरा किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक डिजिटल मीडिया के तौर पे जो हम अभी 3-4 सालों से 5 सालों से देख रहे हैं, और कहा जाए तो ये डिजिटल मीडिया के लिए सुनहरा दौर है। इसके आने से आप जो है क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं इस मीडिया का और जो टीवी मीडिया है? मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे लोगों को ये बात शायद हज़म ना हो, मैं इसे एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा के तौर पे देखता हूँ, वरदान है ये। ऐसे दौर में जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है, उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया ने इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा, और इस तरह के जो नौजवान जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिल पा रही है, किसी वजह से साइडलाइन कर दिया जाता है, उन नौजवानों ने इस समत में ऐसी ऐसी कोशिशें की और ऐसी ऐसी रिपोर्ट मंजरेआम पे लेके आने में अपना किरदार अदा किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इस तरह की रिपोर्टिंग कभी वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो लोग तैयार होकर के ट्रेनिंग लेकर के आकर के अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं, कहीं से तरबियत नहीं ले पाए हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल शुरू करके इस मीडिया में कूद पड़े हैं, तो उन लोगों से मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से इदारे हैं, इग्नू के, मानू के और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, आप करस्पॉन्डेंट्स ही सही तरबियत लीजिए। बिना तरबियत के आपकी बात बावसूख नहीं कहलाएगी। डिजिटल मीडिया को और सोशल मीडिया को आप जो एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पे देख रहे हैं ना, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने ये डिजिटल मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई, और साथ ही साथ आपने सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बताई, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर सोशल मीडिया से कुछ नौजवानों के अखलाक भी तो खराब हो रहे हैं, बेरहरवी के शिकार भी तो हो रहे हैं, आखिर कैसे बचा जाए इन बुराइयों से? देखिए, सोशल मीडिया में जो न्यूज़ की चीज़ें हैं, उससे तो हमारे नौजवानों को ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उससे अपने आप को जोड़ना चाहिए। बल्कि जी सर, आप एक समाजी सहाफ़त का एक टर्म यूज़ किया जाता है, समाजी सहाफ़त में आपको इन्वॉल्व भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुखर्रब अखलाक चीज़ें अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी आदमी आपको उन मुखर्रब अखलाक चीज़ों से बचा नहीं पाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात करें सर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि देखा जाता है टीवी मीडिया खास तौर से, उस पर हम ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं कि आज अगर कहा जाए तो टीवी ने जो है, जैसे रवीश कुमार बोलते हैं कि टीवी मत देखना, लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिनको हमारे समाज में हुक्काम व अफसरान का मकाम हासिल है, जिनको हम लोग बड़े कदर की निगाह से देखते हैं, आखिर ऐसे लोग टीवी डिबेट में किसी भी टॉपिक पे जलील होने के लिए क्यों जाते हैं? उनका मान सम्मान तो वहाँ होता नहीं है, और वो किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए बुला लिए, नॉलेज होते हुए भी, सच बात कहते हुए भी उनको झूठा साबित किया जाता है, और लास्ट में उनको धुतकार के भगा दिया जाता है। आखिर हमारे इस्लामिक स्कॉलर को हो क्या गया है? क्यों वो टीवी पे जाते हैं? क्यों उस गंदी जगह का वो लोग इख्तियार करते हैं रास्ता? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और एक अलमिया है। इस सिलसिले में दो बातें जहन में रखने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि हर आदमी हर मौजू के लिए परफेक्ट नहीं होता है। इस बात को हमारे सारे ही तर्जुमान को समझना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो किसी भी टॉपिक पे आपको टीवी पे डिबेट के लिए बुला लिया जाए और आप चले जाएं, तो ये आप अल्लामा नहीं हैं, आप बहुत हर चीज़ के आलिम नहीं हो सकते हैं। तो जिस चीज़ पे आपका एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ पे आप माहिराना उबूर रखते हैं, उन मौज़ूआत पे आप जाएं, और जिन मौज़ूआत पे आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं,
डिबेट के लिए, तो आप उन मौज़ूआत पे दूसरे लोगों को सजेस्ट करें कि आप इस मौजू पे चले जाइए, या टीवी से जब आपको कॉल आए तो आप उनसे कहिए कि मैं इस मौजू पे बोलने के लिए अथॉरिटी नहीं हूँ, इस मौजू पे फलां शख्स बोलने के लिए अथॉरिटी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने अभी देखी, मौलाना महमूद मदनी साहब का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, जो है एक टीवी चैनल वाले, देखिए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद मदनी साहब ने कहा कि इस मौजू पे बोलने के लिए मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, इस वजह से ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। यही लाइन्स हमारे सारे ही तर्जुमान अपनाने लगे तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा, किसी को बेइज्जत और जलील होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इदारों के जिम्मेदारान से गुजारिश करेंगे कि आप एक तर्जुमान की लिस्ट तैयार करें, उस लिस्ट के मुताबिक आप टीवी चैनल को कहें कि जब आपको इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे किसी को बुलाना हो तो आप हमें बताएं, हम अपने माहिरीन को आपके पास भेजेंगे। बहुत अच्छा मशवरा है। अगर इस तरीके से आप हमारे यहाँ इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो कोई वजह नहीं है कि ये हमारे इतने इज्जत माब तर्जुमान जो है वहाँ पे जाके बेइज्जत और जलील होकर आए। बहुत लोग कहते हैं कि टीवी नहीं देखो, टीवी नहीं देखो। आजकल के ज़माने में जो डिबेट होते हैं और जिस तरीके से ख़बरों को चलाया जाता है, जिस तरीके से लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में जहाँ बिरादरान वतन और मुसलमान और सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल करके रहते थे, लेकिन कहा जाए तो आज के दौर में टीवी ने जो है बहुत बड़ा नफ़रत पैदा करने का काम किया है। इनसे बचा कैसे जाए आखिर? देखिए, एक काम तो सीधे सीधे हम ये कर सकते हैं कि जब कोई प्रोग्राम इस तरह का नफ़रत पर मबनी नशर हो टीवी पे से या किसी भी ज़रिए से, वहाँ पे हमारे नौजवानों को जम के ख़त लिखना चाहिए, मेल करना चाहिए, फ़ोन कॉल करके उनको कहना चाहिए कि आपके इस प्रोग्राम में फ़लाँ फ़लाँ फैक्चुअल गलती है, आप इसे दूर कीजिए। जब एक लाइन से ये खतूत और कॉल्स, ईमेल्स इन टीवी चैनलों के ऑर्गेनाइजर्स के पास पहुंचेंगी तो फिर वो भी मजबूर होंगे कि नहीं, हमें इस ताल्लुक से संजीदा होना चाहिए। सवाल ये है कि आखिरी सवाल पूछने से पहले मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे कि आजकल कोई भी घटना होती है, ट्रायल बाय मीडिया के नाम पे उसको सच साबित करने की कोशिश की जाती है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं 2013 में CNLU चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में एक प्रोग्राम में शरीक था। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के अल्तमश कबीर साहब तशरीफ लाए। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ। अब 2013 में उन्होंने ये कहा कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए मीडिया ट्रायल। मीडिया को दियानतदाराना और गैर जानिबदाराना सहाफत पर मबनी अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो मीडिया ट्रायल तो लाजिमन रोकना चाहिए। और जब इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस और खुद बाद में आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इसकी नफी की है, इससे रोका है। अभी देखिए, ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल लिखा, RSS का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे, यानी कि BBC की जो ये डॉक्यूमेंट्री आई है, उस डॉक्यूमेंट्री पे बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि नहीं, इसको बैन नहीं किया जा सकता। उस पे ऑर्गेनाइजर ने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अब जब सुप्रीम कोर्ट का मीडिया ट्रायल हो सकता है तो आम आदमी का मीडिया ट्रायल किस दर्जे में होता है? बहुत सही कह रहे हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 7 साल, 10 साल, 20 साल के बाद लोग अदालतों से बाइज्जत बरी होकर आ रहे हैं। सर, तो आप इस बात को मानते हैं कि मीडिया ट्रायल जो है बंद होना चाहिए ना? बिल्कुल बंद होना चाहिए। और न सिर्फ बंद होना चाहिए बल्कि जिन लोगों ने मीडिया ट्रायल के जरिए किसी इंसान की छवि को खराब किया है, उन सहाफ़ियों को सरेआम न सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि उसका मुआवजा भी भरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें सर। शाहिद हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि अभी हमारे साथ जो शाहिद हबीब साहब जुड़े हुए थे और जो जिस मीडिया इथिक्स पे हम उनसे बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही तफसील और डिटेल में एक एक बारीकी को समझाया है। और ख़ास तौर से वो नौजवान जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उनके लिए आज जो हमारी बातचीत हुई है शाहिद हबीब साहब के साथ, इनके लिए बहुत मुफीद होगा, बहुत यूज़फुल होगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।